हमने देखा था कि किस तरह से कौन से टाइटल्स इंडियन सिटीजन्स के द्वारा एक्सेप्ट किए जा सकते हैं और कौन से टाइटल्स एक्सेप्ट नहीं किए जा सकते हैं। आज राइट टू फ्रीडम के अंदर हम देखेंगे 6 फंडामेंटल राइट जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो देखो, राइट टू फ्रीडम के अंदर जो 6 राइट आते हैं उनको देख लेते हैं पहले, फिर एक-एक करके एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे, उन पे हाइलाइट पोर्शन देखेंगे और कैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये देखेंगे। ये नितिन सिंघानिया की सीरीज़ नितिन सिंघानिया नहीं, लक्ष्मीकांत की सीरीज़ ये चल रही है हमारी। तो इसमें आज हम देखेंगे कि किस तरह से इस आर्टिकल में चीज़ें बताई गई। हेलो एवरीवन, राइट हेलो एवरीवन, पॉलिटी की सीरीज़ लक्ष्मीकांत में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे राइट टू फ्रीडम। जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको आर्टिकल 18 डिस्कस किया था। मैंने आर्टिकल 18 के बारे में बताया था कि किस तरह से टाइटल यूज़ किए जा सकते हैं इंडियन सिटीजन के द्वारा, किस तरह से नेशनल यूनिटी प्रमोट करने के लिए, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करने के लिए बहुत सारे ऐसे राइट्स थे जो ख़त्म किए गए। तो आज हम 6 राइट देखेंगे जो आर्टिकल 19 में दिए गए हैं। उससे रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, क्या हाइलाइटेड पोर्शन है वो देखेंगे और किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो राइट टू फ्रीडम में 6 जो राइट आते हैं वो इस तरह से हैं, जैसे राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब इस राइट टू स्पीच और एक्सप्रेशन में बहुत सारे चीज़ें देखने को मिलेगी। अब जैसे स्पीच में आ जाएगा कि आप अपने व्यूज़ दे सकते हैं किसी को भी, एक्सप्रेशन में आ जाएगा कि साइलेंट रह सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें अभी आगे देखेंगे। राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म, कैसे आप असेंबल हो सकते हो कोई भी आर्म्स लिए बिना, कोई प्रोटेस्ट कर सकते हो, क्या ये हमारा फंडामेंटल राइट है। एसोसिएशन बना सकते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हो। अब ये देखो, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया कब? 2011 में। इसमें क्या किया गया? कोऑपरेटिव सोसाइटी को फंडामेंटल राइट बनाया गया, आर्टिकल 19 में से इंट्रोड्यूस किया गया और इसे डीपीएसपी आर्टिकल 43 बी में इंक्लूड किया गया और पार्ट 9 बी भी इंक्लूड किया गया। ये चीज आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटी किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आई और कौन से डीपीएसपी के आर्टिकल में कोऑपरेटिव सोसाइटी का जिक्र है और पार्ट 9 भी क्या कह रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या देखेंगे हम? ये सब चीज मैं अभी एक 1 to 1 एक्सप्लेन भी करूंगा आपको कि क्या चीज बताई गई है। नेक्स्ट, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी। अब इंडिया की टेरिटरी में आप कहीं भी मूव कर सकते हैं, ये भी यूनिटी प्रमोट करता है। आप रिसाइड कर सकते हैं, सेटल हो सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं कोई भी प्रोफेशन। और अगर कोई स्टेट प्रोफेशन प्रैक्टिस कर रहा है, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी बना रहा है, तो प्राइवेट इंडिविजुअल ये नहीं कह सकते कि स्टेट की मोनोपोली क्यों है। जैसे टेलीकॉम सेक्टर में मोनोपोली थी, बैंक में मोनोपोली थी, तो इसमें आप नहीं कह सकते। अब आर्टिकल 19 के अंदर टोटल कितने 7 राइट्स थे, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था। अब राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट था उसे 44th अमेंडमेंट, ये इंदिरा गांधी के बाद जनता गवर्नमेंट आई थी और जनता गवर्नमेंट के टाइम पर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 आया और 1978 के अंदर क्या किया गया? 44th अमेंडमेंट लाया गया और इसके थ्रू क्या किया गया? राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट हटाकर लीगल राइट बना दिया गया। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आर्टिकल कौन सा था जिसके थ्रू लीगल राइट इसे बनाया गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, तो एक एक करके ये चीज समझ लेते हैं। देखो, पहले मैंने यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक एमसीक्यूज डिस्कस किया है ताकि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी आज फंडामेंटल राइट है, देखो पहले आप जान लो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती क्या है। अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी देखोगे तो ये क्या चीज होती है, जैसे मान लीजिए मेरे गांव में 10 तरह की कास्ट हैं, कास्ट ही मान लेते हैं या लोग हैं 10 तरह के, और वो डिफरेंट मनी मिला करके कोई दूध उत्पादन स्टार्ट करते हैं, दूध उत्पादन ले लेते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं दूध उत्पादन के अलावा कोई भी कॉटन इंडस्ट्री स्टार्ट करते हैं। तो ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया।
अब इस कोऑपरेटिव सोसाइटी से जो भी बेनिफिट आएगा वो 10 लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसको फंडामेंटल राइट इसलिए बनाया गया क्योंकि हमारे गांधी जी का कहना था कि डिसेंट्रलाइजेशन लाओ और ब्लेज लेवल पर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाओ। बहुत सारी कोऑपरेटिव आप बैंक में भी देख सकते हो, बहुत सारे जो ओनर्स होते हैं बैंक के वो आते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी वाज इंक्लूडेड एज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल क्लॉज 1 सब क्लॉज सी 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। बिल्कुल सही है ये, ठीक है। तो ये एक सही हो गया, डी ऑप्शन कट गया हमारा। ए न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी अंडर आर्टिकल 43V was added to promote voluntary formation प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव। बताओ ये ठीक है या गलत है? बिल्कुल सही है। यहां पर क्या किया गया, 43 भी लाया गया 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, और इसको वॉलेंट्री फॉर्मेशन और प्रोफेशनल मैनेजमेंट प्रोवाइड किया गया। ये भी ठीक है। तो यहां से सी ऑप्शन भी कट गया हमारा। अब दो ऑप्शन बचे हैं, तो थर्ड ऑप्शन देख लो क्या कह रहा है, 99th अमेंडमेंट इंसर्टेड पार्ट 9B, और जबकि 97 का जिक्र हो रहा है तो यह 99th कहां से आ गया, तो इस तरह से ये भी कट गया। बेसिकली क्या है, 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था जिसके थ्रू पार्ट 9B लाया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जिक्र करता है। तो तीसरा भी गलत हो गया। तो ऑप्शन क्या है, बी बिल्कुल ठीक हो गया। अब देख लेते हैं चौथा गलत क्यों। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में अपहेल्ड किया इंटायर अमेंडमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड। क्या हुआ था 2021 में, सुप्रीम कोर्ट की एक वर्डिक्ट आई। आप देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि पार्ट 9 इंटायरली वैलिड नहीं है, क्योंकि जो स्टेट कोऑपरेटिव हैं वो अपना स्टेट का खुद का एक्सक्लूसिव पावर है, वो स्टेट लिस्ट में आता है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को मैनेज कर सकते हैं। जबकि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव जैसे क्या होता है, आप यहां समझ लो, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव का क्या मतलब है, क्या होता है, बहुत सारी बैंक्स होती हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू बनी होती हैं। अब क्या होता है, वो स्टेट मतलब महाराष्ट्र में तो है, एग्जांपल ले रहे हैं, दिल्ली में भी है, यूपी भी है, तो ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव हो गया। अब जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव हो गया तो इसकी क्या खासियत होती है, इसको क्या है, आरबीआई मैनेज करती है। बहुत सारे रेगुलेशन आरबीआई के द्वारा इशू किए जाते हैं और पार्लियामेंट के द्वारा। तो ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने, जो पार्ट 9 भी इंट्रोड्यूस किया गया है वो पार्शियली वैलिड है। देखो यहाँ लिखा सुप्रीम कोर्ट इन 2000 इंटायर अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल, नहीं, इंटायर अमेंडमेंट को वैलिड नहीं बताया था सुप्रीम कोर्ट ने, कहा था पार्शियली वैलिड है। तो इसलिए वी यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल आपको सही देखने को मिलेगा। तो आप देख लो यहाँ पर आंसर में क्या बताया गया है, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल इतना इंसर्ट किया और कोऑपरेटिव सोसाइटी को फंडामेंटल राइट बनाया। डीपीएसपी में आर्टिकल 43V बी इंट्रोड्यूस किया, वॉलेंट्री फॉर्मेशन, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग की, डेमोक्रेटिक कंट्रोल किया, डिसेंट्रलाइजेशन लाए, पार्ट 9B इंट्रोड्यूस किया, गवर्नेंस में जो कोऑपरेटिव गवर्नेंस होती है उसमें कितने डायरेक्टर हो सकते हैं, किस तरह से आरबीआई मैनेज कर सकती है, तो ये सब चीजें देखने को मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव पे क्या जजमेंट दिया और स्टेट के लिए क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, ये बताया। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इसको फुल्ली एक्सप्लेन कर लेते हैं। अब यहां क्या बताया गया, ये मैंने आपसे डिस्कस कर दिया कि किस तरह से 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, कब आया, 1978 में, और इसमें क्या किया गया, राइट टू प्रॉपर्टी को एबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, 6 फंडामेंटल राइट रह गए। ठीक है, ये 6 फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट स्टेट एक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अभी ये एक्सप्लेन भी कर दूंगा, ये थोड़ा टफ है। क्या होता है, यहाँ पर क्या बताया गया कि ये जो 6 फंडामेंटल राइट हैं, जैसे राइट टू स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, प्रोफेशन, ये आपको स्टेट के इंटरफेरेंस से प्रोटेक्ट करेंगे। अगर प्राइवेट इंडिविजुअल आपको इंटरफेरेंस कर रहा है तो आपको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। अब मान लीजिए कोई प्राइवेट कंपनी है, अब उसने कहा कि आप हमारी कंपनी के अंदर कोई भी असेंबली नहीं बना सकते, कोई भी ऐसी चीज नहीं बना सकते, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, तो ये क्या होगा, ये प्राइवेट कंपनी का अधिकार हो जाएगा। प्राइवेट कंपनी के थ्रू आप ये नहीं कह सकते कि किस तरह से
आप ये नहीं कह सकते कि किस तरह से प्राइवेट इंडिविजुअल ये लॉ बना रहा है, ये फंडामेंटल राइट नहीं होगा। मगर अगर स्टेट कहेगा कि आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते किसी कंपनी के पीएसयू के अंदर, तो ये स्टेट जो है नहीं कह सकता, ये उल्लंघन हो जाएगा। स्टेट इस तरह से रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता। तो यही चीज यहां बताई गई है कि किस तरह से 6 राइट आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट ओनली स्टेट एक्शन। स्टेट एक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट किए जाएंगे अगर प्राइवेट इंडिविजुअल कंपनी है या फिर वो कोई लॉ बनाता है उसको नहीं होंगे। ठीक है, आगे क्या बताया, राइट अवेलेबल ओनली सिटी। आगे क्या बताया गया कि ये जो राइट है केवल सिटीजन के लिए हैं, किसी शेयर होल्डर्स के लिए नहीं है कंपनी में, और किसी फॉरेनर्स के लिए नहीं है, और लीगल पर्सन के लिए नहीं। जैसे कोई कंपनी, लीगल पर्सन क्या होता है, जैसे कोई कंपनी है, उसका क्या है, पैन कार्ड बनता है, उसका बहुत सारे कार्ड बनते हैं, तो वो लीगल पर्सन कहलाती है, तो उसके लिए नहीं है। और स्टेट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन रख सकता है इन 6 फंडामेंटल राइट को एंजॉय करने के लिए। मैं आपको बताऊंगा रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन पर असेंबली के लिए क्या होगी, स्पीच एक्सप्रेशन के लिए क्या होगी, ये सब चीज हम डिस्कस करेंगे। बहुत इलोबरेटली डिस्कस कर रहे हैं, आप वीडियो में बस बने रहिए। अब मैंने क्या आपसे डिस्कस किया था, दीज राइट प्रोटेक्ट ओनली अगेंस्ट स्टेट एक्शन नॉट प्राइवेट इंडिविजुअल। क्या बताया गया, आर्टिकल 19 में जो फंडामेंटल राइट हैं वो स्टेट एक्शन के थ्रू कंट्रोल किए जा सकते हैं, प्राइवेट पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू नहीं किए जा सकते हैं। एग्जांपल आप देख लो। अब क्या है एग्जांपल, प्राइवेट कंपनी प्रोहिबिट करती है एम्प्लॉय को फ्रीली फॉर्मिंग एसोसिएशन, जो मैंने बताया। तो अगर आप कोई एसोसिएशन बनाते हो और प्राइवेट एम्प्लॉयर, मतलब जो ओनर है आपका, कहता कोई एसोसिएशन नहीं चलेगी यहां पर, आप एसोसिएशन नहीं बना सकते, जॉब करना है करो वरना घर बैठो, तो उसी तरह से क्या होगा कि ये बिल्कुल वैलिड होगा, यहां पर कोई आपका फंडामेंटल राइट नहीं आएगा। मगर स्टेट ऐसा नहीं कर सकती। स्टेट को क्या है, कहना पड़ेगा कि आप एसोसिएशन बना सकते हो मगर पीसफुल आप असेंबल होगे, पीसफुल एसोसिएशन होना चाहिए, कोई भी आर्म्स इकट्ठा नहीं करोगे, ये आपका फंडामेंटल राइट है, हम आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये चीज मैंने आपको समझा दी। नेक्स्ट क्या बताया गया, ये राइट्स जो हैं केवल सिटीजन के लिए हैं, ना कि फॉरेनर्स के लिए और ना कि लीगल पर्सन के लिए। अब जैसे लीगल पर्सन कंपनीज हो गई, जैसे फॉरेन नेशनल यहां आकर कोई फ्रीडम चाहते हैं, स्पीच दे रहे हैं, गंदी गंदी स्पीच दे रहे हैं या गलत बहका रहे हैं, तो उसमें रेस्ट्रिक्ट कर सकती है स्टेट। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या बताया गया। आगे क्या है, आगे बताया गया है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की बात की है। अब हर रेस्ट्रिक्शन अलग अलग है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं यहां पर आर्टिकल 19 जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, उसमें कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। जैसे स्पीच और एक्सप्रेशन में मैं अभी ये पूरा बताऊंगा आपको, जब स्पीच और एक्सप्रेशन डिस्कस करूंगा तो मैं रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन बताऊंगा, ये ओवरव्यू मैंने दिया है। तो ये स्पीच और एक्सप्रेशन है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। तो यहां पर सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी का हवाला दिया जा सकता है। जैसे कहा जा सकता है, आप स्पीच में मान लो किसी स्टेट का बहुत सपोर्ट कर रहे हो, चाइना का बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, मगर चाइना एलियन स्टेट है, हमारा दुश्मन स्टेट है, तो हम वहां कह सकते हैं कि चाइना को इस तरह से आप सपोर्ट नहीं कर सकते, चाइना को आप, ये सॉवरेनिटी का उल्लंघन है, आपकी स्पीच को हम जो है वायोलेशन का आरोप लगाते हैं और आपसे कहते हैं कि इस तरह की स्पीच आप नहीं दे सकते। ठीक है, तो यहां पर सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी का सवाल आ गया। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, कोई सिक्योरिटी, मतलब हमारे यूएसए से अच्छे रिश्ते हैं और आप यूएसए के खिलाफ बोले जा रहे हैं, आर्टिकल पर आर्टिकल छापे जा रहे हैं, आप फेमस पर्सनालिटी है, मान लो अमिताभ बच्चन है, एज्यूम कर लो, तो उस केस में भी आप पर रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। फॉरेन स्टेट से रिलेशन है, पब्लिक ऑर्डर में कोई आपकी स्पीच से पब्लिक ऑर्डर बिगड़ रहा है, डिसेंसरी मोरालिटी खत्म हो रही, कोई कल्चर पे इफेक्ट पड़ रहा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, कोर्ट के खिलाफ आप बोले जा रहे हैं, डिफेमेशन किसी फेमस लीडर के खिलाफ बोले जा रहे हैं और कोई ऑफेंस आप कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के रेस्ट्रिक्शन आगे हमें देखने को मिलेंगे। देखो ये बड़ा लेक्चर है क्योंकि आर्टिकल 19 काफी बड़ा है। अब क्या है, यहां पर एक क्वेश्चन मैंने रखा है रिगार्डिंग फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19, कुछ स्टेटमेंट दिए आपको बताना है। दे आर अवेलेबल ओनली इंडियन सिटीजन्स के लिए है, protected against only state action not private individual, they are absolute and cannot be restricted। आपको बताना है इसमें से क्या ऑप्शन है, ये मैं लेक्चर के लास्ट में आपको बताऊंगा। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 19 के अंदर क्लॉज ए के अंदर, सब क्लॉज ए के अंदर, 1 के अंदर क्लॉज और सब क्लॉज ए के अंदर स्पीच और एक्सप्रेशन की बात की है। तो ये आपको राइट देता है कि आप अपने व्यूज एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, आप अपना कोई बिलीफ है
तो वो कर सकते हैं, आपका कोई कन्विक्शन है वो कर सकते हैं। तो इस तरह से जो आर्टिकल 19 क्लॉज ए सब क्लॉज ए में क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में स्पीच और एक्सप्रेशन की बात की है। तो इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे क्या है, आप कोई भी राइट प्रोपोगेट करना चाहते हैं, आपका व्यूज है कि कम्युनिस्ट जो सिस्टम है वो अच्छा होता है, और आप द हिंदू में या इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखते हैं, तो आप अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसमें स्टेट आपको जेल नहीं भेज सकता। फ्रीडम ऑफ प्रेस है, प्रेस कोई भी सच्ची न्यूज छाप सकती है, फ्रीडम है। कॉमर्शियल एडवर्टीजमेंट कर सकते हो आप, कोई भी आपका टेलीफोन कन्वर्सेशन टैप कर रहा है तो उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, मतलब आपकी टैपिंग नहीं कर सकता कोई भी। टेलीकास्ट कर सकती है कोई भी गवर्नमेंट की, इसमें कोई मोनोपोली नहीं है। गवर्नमेंट ने राज्यसभा में स्पीच दी तो आपका मन है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी डाल देता हूँ, कुछ व्यूज आ जाएंगे, आप डाल सकते हो, कोई भी इस पर आपको बैन नहीं है, कोई कॉपीराइट नहीं आएगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं वो आम लोगों के ही रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, बंद अगर किसी ने बंद कर रखा है तो उसके अगेंस्ट में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, जैसे पॉलिटिकल पार्टी बंद कर देती है, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, गवर्नमेंट एक्टिविटी, राइट टू नो, गवर्नमेंट की क्या एक्टिविटी है, देखो, राइट टू इंफॉर्मेशन जो आर्टिकल 19 से आया, 2005 में ये एक्ट आया था, और किस तरह से इस राइट टू इंफॉर्मेशन में गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया और किस तरह से इसे चेंज किया आप जानते हैं। फ्रीडम ऑफ साइलेंस, आपको साइलेंस रहने का अधिकार है, आपको कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। और प्री सेंसरशिप, न्यूज़पेपर में अगर कोई चीज छपी है तो आप पहले से सेंसरशिप नहीं कर सकते ब्रिटिश टाइम की तरह से। ब्रिटिश क्या करते थे, कहते थे कि भाई कोई भी लेख आप छापोगे तो वो हमें पहले दिखाओगे, नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई जरूरत नहीं है पहले दिखाने की, अगर वो लेख गलत है तो उसके खिलाफ बाद में कार्रवाई होगी। ठीक है, प्री सेंसरशिप आप नहीं कर सकते। राइट टू डिमॉन्स्ट्रेट एंड पिकेटिंग बट नॉट स्ट्राइक, आप पिकेटिंग मतलब प्लैंकेट दिखा सकते हो, खड़े होकर कहीं भी डिमॉन्स्ट्रेशन कर सकते हो, मगर स्ट्राइक नहीं कर सकते। स्ट्राइक फंडामेंटल राइट नहीं है, स्ट्राइक एक लीगल राइट है। जैसे क्या होता है, पीएसयू है कोई, अब पीएसयू में क्या है, सारे जो एम्प्लॉई हैं वो भूख हड़ताल पे उतर आते हैं, तो क्या स्ट्राइक है, वो लीगल राइट है। अगर इंडस्ट्रियल एक्ट में दिया है तभी फॉलो होगा, वरना नहीं फॉलो होगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। अब ये क्या है, जो सॉवरेनिटी, जो स्पीच और एक्सप्रेशन है, इसमें बहुत सारे ऐसी चीजें आती हैं जिसे हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, जैसे सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के आधार पर, फ्रेंड रिलेशन, ये मैं सब आपको समझा चुका। पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसिटी और मोरलिटी, कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, मैं आपको जरूर क्लियर करूंगा। ठीक है, फ्रीडम ऑफ असेंबली की बात कर लेते हैं। अब क्या है, हर सिटीजन को ये अधिकार है, वो कहीं भी पीसफुली असेंबल हो सकता है, कोई भी आर्म्स लिए। जैसे क्या होता है, असेंबल का मतलब यहां पर आ गया, जैसे गुरु पर्व है, अब गुरु पर्व में लोग इकट्ठा हो रहे हैं रोड पे, तो आप पीसफुली असेंबल होइए, अपने धर्म को एंजॉय कीजिए, आपको कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, इसमें पब्लिक मीटिंग्स हो सकती हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन हो सकता है, कोई प्रोसेशन हो सकता है। ठीक है, अब ये जो फ्रीडम है, ये एक्सरसाइज जो है, इसको असेंबल पीसफुली और अनआर्म्ड कर सकते हैं, और कोई भी पब्लिक लैंड पे एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये स्पेशली दिया है। मगर अभी सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आई थी सीएए के केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप पब्लिक लैंड पे नहीं प्रोटेस्ट कर सकते। तो इस तरह की चीजें, कन्फ्लिक्टिंग व्यूज आ जाते हैं, तो इसलिए ये चीजें देख लेना चाहिए एक बार कंटेम्प्रेरी। ठीक है, अब ये राइट जो है असेंबल होने का स्ट्राइक को इंक्लूड नहीं करता, ये आपको याद रखना। कुछ एक एमसीक्यूज है, ये आप जान लो, बहुत अच्छा एमसीक्यूज है। अभी क्या हुआ है, आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता में बदल दिया 2023। अब कुछ स्टेटमेंट दिए हैं सेक्शन 189, जो कभी भी सेक्शन 141 होता था, 144 होता था, तो 189 को दिया है अनलॉफुल असेंबल के लिए। तो कुछ स्टेटमेंट दिए आपको बताना है, जैसे ए स्टेटमेंट दिया है, एन असेंबली ऑफ 4 और मोर पर्सन become unlawful if the common object is to resist execution of any law or legal process। मतलब क्या है, मान लो कहीं पर दंगा हो गया, अब गवर्नमेंट ने कहा कि 4 या 4 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, तो अब ये सेक्शन 189 हो गया है, मगर ये 4 नहीं है, यहाँ 5 है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, ए यहाँ पर 5 है, 5 और मोर पर्सन। ठीक है, तो ये गलत है। बी, ए पर्सन हु ज्वाइन एन असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन आफ्टर बीइंग लॉफुल ऑर्डर टू डिस्पेंस ए पब्लिक पनिशेबल सेक्शन अप टू 2 ईयर इम्प्रिजनमेंट। मतलब क्या है, सेक्शन 189 के अंदर बताया गया है कि आप अनलॉफुली 5 और 5 से ज्यादा पर्सन कहीं इकट्ठे होते हैं और कुछ बात करते हैं, कहा गया है कि ऑर्डर इशू किया गया, आप असेंबल नहीं हो सकते,
तो आप उस केस में असेंबल नहीं हो सकते। बिल्कुल सही है। सेक्शन 189 only apply when offense has actually been committed by the assembly. Mere intention is not sufficient. गलत, इंटेंशन भी आ जाता है इसमें, ठीक है, तो ये सी भी गलत हो जाएगा, बी ही ऑप्शन सही हो। अब डी क्यों गलत है? बी एन एस रिटेन एग्जैक्टली द सेम पनिशमेंट और वर्डिंग एज आईपीसी अनलॉफुल असेंबली विदाउट एनी चेंज। ये नहीं, इसमें चेंज हो गया, ये 2 ईयर हो गया है, वहां 5% हो गया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि ऑप्शन बी क्यों सही है। तो इस तरह से एमसीक्यू बस दे, ये एडवांस एमसीक्यूज है। अगर इस तरह के एमसीक्यूज आप करोगे तो इजीली हो जाएंगे, मतलब बहुत आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे करते हैं फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की बात। अब एसोसिएशन क्या होता है भाई? एसोसिएशन ही के अंदर आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो मैंने आपको डिस्कस किया। आप पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहते हैं, कोई कंपनीज बनाना चाहते हैं, कोई फर्म बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो उस क्या है वो आर्टिकल जो 19 के अंदर एसोसिएशन है उसके अंदर आता है। अब इसमें निगेटिव राइट भी इंक्लूड होता है। अब निगेटिव राइट क्या? कि भाई कोई किसी ने एसोसिएशन बनाया किसी कंपनी में या पार्टी में, अब बी पर्सन कह रहा है मैं ए पार्टी में नहीं जाना चाहता, तो ये निगेटिव राइट है, मतलब कि आपको ये हक है कि आप नहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन क्या है? एसोसिएशन बनाने से गवर्नमेंट कब मना कर सकती है? जब सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी का उल्लंघन हो, पब्लिक ऑर्डर और मोरलिटी का उल्लंघन हो। देखो ये एक ऐसी चीजें हैं, अनडिफाइंड चीजें हैं, गवर्नमेंट का जब मन होगा चीजें वो कर लेगी। मगर सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेरेंस जो हमारा पिलर है सुप्रीम कोर्ट, वो क्या करता है? टाइम टू टाइम हमें इसमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि किस तरह से आप जो है फ्रीडम का एंजॉयमेंट ले सकते हैं, ठीक है। आगे क्या बताया गया है? अब यहां पर ये क्या, आपने एसोसिएशन बनाया, अब पार्लियामेंट या गवर्नमेंट कह रही है ये एसोसिएशन जो बना है इसके अंदर गलत तत्व इन्वॉल्व हैं, तो ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है, मतलब इसकी लीगलिटी, ये एसोसिएशन आपने बना लिया मगर इसकी रिकॉग्निशन कोई जरूरी नहीं है गवर्नमेंट आपको दे, तो ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है। यहां पर आप देख लो फंडामेंटल राइट क्या है? टू फॉर्म ए एसोसिएशन और यूनियन, मतलब कोई यूनियन बना लिया। वर्कर फॉर्मिंग एक ट्रेड यूनियन बना लिया, आपने ट्रेड यूनियन बना लिया कि हम प्रोटेस्ट करेंगे। ट्रेड यूनियन क्या है? कि आप एक व्यापार कर रहे थे इंटरनेट की केबल का, तो सारी इंटरनेट की केबल बनाने वाली कंपनीज ने एक यूनियन बना ली, अब ये आपका फंडामेंटल राइट हो गया। अब नॉट अ फंडामेंटल राइट क्या है? कि रिकॉग्निशन मिले, एम्प्लॉयर मे रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज। आप अब आपने कोई यूनियन बनाया, अब आपका कोई बड़ा एम्प्लॉयर है, आपकी एक कंपनी है, कंपनी के अंदर विंग्स हैं, आपने एक यूनियन बनाई इंटरनेट से, और आप इस कंपनी के अंदर आती हैं ये सारी कंपनीज जो विंग्स हैं। अब ये आपका बड़ा एम्प्लॉय कह दे कि भाई ये रिकॉग्नाइज नहीं होगी, तो कोई जरूरी नहीं है, मतलब उसका रिकॉग्निशन कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। आप यूनियन एसोसिएशन बना रहे हो, ये फंडामेंटल राइट है। अब राइट टू स्ट्राइक पे आ जाओ। इंडस्ट्रियल लॉ के अंदर कंट्रोल होता है स्ट्राइक, फंडामेंटल राइट नहीं है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में अगर अलाउ कर रहा है स्ट्राइक करने को तो आप स्ट्राइक कर सकते हो। अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या कहता है? नो गारंटी राइट टू स्ट्राइक लुकआउट, मतलब बैलेंस वर्क राइट टू पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट में मान लो पार्ले जी बिस्किट बनना है, अब बच्चों को माँ का दूध नहीं आ रहा है या फिर किसी बच्चों को बहुत जरूरत है, तो कोई जरूरी नहीं है आप स्ट्राइक करते रहें और लोग भूखे मरते रहें। जो एफएमसीजी प्रोडक्ट होते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, उस केस में ये अलाउ नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पर यही बात बताई गई है कि किस तरह से कि आप पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है और एसोसिएशन को कोई जरूरी नहीं है रिकॉग्निशन मिले। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात बोली है कि स्ट्राइक जो है कोई भी फंडामेंटल राइट का पार्ट नहीं है, इंडस्ट्रियल एक्ट में आ सकता है। अब मूवमेंट की बात होती है, आप फ्रीली, ये बहुत ईजी है, किसी भी इंडिया में इंटरनली मूव करते हो, आप एक्सटर्नली मूव करते हो, मतलब इंडिया के अंदर ही मूव कर रहे हो और इंडिया से बाहर मूव कर रहे हो। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, जब आप इंडिया से बाहर मूव कर रहे हो तो ये आर्टिकल 21 का पार्ट हो जाता है, और इंडिया के अंदर मूव कर रहे हो तो ये आर्टिकल 19 का पार्ट हो जाता है। तो आर्टिकल 21 का पार्ट कैसे होता है? देखो 1978 के करीब मेनका गांधी जी को मना कर दिया गया था विदेश जाने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मेनका गांधी जी को विदेश जाने का अधिकार है, उनको कोई भी फॉरेन जाने से नहीं रोक सकता, इसलिए आर्टिकल 21 में बताया गया कि जो ये राइट टू लाइफ का पार्ट है, तो यहां पर ये चीज कही गई, ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर क्या बताया गया? अब ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की बात की गई है कि आप मूव कर रहे हो तो आप किसी ट्राइबल एरिया में नहीं मूव कर सकते। अगर गवर्नमेंट चाहे पॉलिसी बना सकती है कि अंडमान निकोबार में इस एरिया में सेंटलीज रह रहे हैं,
तो आप इस एरिया में नहीं जा सकते। तो ये क्या है, कल्चर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनकी लैंग्वेज कस्टम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनके रहने सहने को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये है। इसी तरह से क्या है, जो प्रोस्टिट्यूट होती हैं उनको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है कि भाई आप इस एरिया में रह रही हो, अगर कहीं और जाना है तो आप पहले एड्स का चेकअप कराओ, और चेकअप कराने के बाद आप दूसरी जगह मूव कर सकती हो। ठीक है। तो इस तरह के रेस्ट्रिक्शन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहे हैं, और इसलिए उन्हें रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। ठीक है। ये बात मैंने आपको बता दी। रेजिडेंस, अब रेजिडेंस क्या है, आप कहीं पर ये परमानेंट रहते हो या टेम्परेरी रहते हो, दो तरह की रेजिडेंसी होती है। अब जब आप परमानेंट रहते हो तो वहां डोमिसाइल बन जाता है। अब जब डोमिसाइल बन जाता है तो जो स्टेट के अंदर आते हैं तो उन्हें कुछ गवर्नमेंट जॉब में बेनिफिट मिलता है। और रेजिडेंस आप कहीं भी इंडिया में रह सकते हो। ये नेशनलिज्म को प्रमोट करता है और नैरो माइंडेडनेस को खत्म करता है, क्योंकि आप तमिलनाडु में रहोगे तो वहां डिफरेंट कल्चर होगा, तो आप कहोगे दुनिया में अलग अलग तरीके के लोग हैं, हम ही एक अनोखे नहीं है, हिंदी भाषी बोल रहे हैं, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है तो वो भी एक लोग हैं। तो इसलिए सभी की लैंग्वेज का सम्मान करो। ये सब हमारे अंदर कहां से आता है, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस से आता है। ठीक है। प्रोफेशन, प्रोफेशन बहुत ज्यादा बहुत वाइड है। ये प्रोफेशन में क्या आता है, आप कहीं भी जॉब कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, मगर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है बिजनेस पर। जैसे टेलीकम्युनिकेशन है, अब गवर्नमेंट का है टेलीकम्युनिकेशन में मोनोपोली होगी, क्या होगा, गवर्नमेंट टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, किसी को अलाउ नहीं है कि आप टेलीकम्युनिकेशन में जाएं। तो इस क्षेत्र में जैसे बीएसएनएल का मोनोपोली थी, तो इस तरह की रेस्ट्रिक्शन स्टेट के द्वारा लगाई जा सकती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब एक एमसीक्यूज देख लो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 19 को कवर करता है, मतलब पूरा थॉरोली कवर किया है इसमें। क्या बताएगा, कुछ स्टेटमेंट दिए हैं आर्टिकल 19 से कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे, उसमें बताना कि करेक्ट कौन सा है। ठीक है। पहला, फ्रीडम गारंटी अंडर आर्टिकल 19 आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया नॉट फॉरेन नेशनल। बिल्कुल सही है, मैंने चीख चीख के समझाया ये, तो पहला यहाँ सही हो गया, डी ऑप्शन कट गया। टू राइट टू स्ट्राइक इज वन ऑफ द राइट गारंटीड अंडर आर्टिकल 19(1)(c). बताओ ये ठीक है क्या? राइट टू स्ट्राइक क्या गारंटी है? नहीं, मैंने बताया नहीं। राइट टू स्ट्राइक एक लीगल राइट हो सकता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एक्ट में, मगर राइट टू स्ट्राइक लीगल राइट हो सकता है, फंडामेंटल राइट नहीं है। तो दूसरा गलत हो गया, तो बी ऑप्शन चला गया यहाँ से। अभी ए और सी बचे हुए हैं। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन आर्टिकल 19 फ्रीडम कैन बी इम्पोज ओनली पार्लियामेंट नॉट स्टेट। बताओ ये सही है या गलत है, आपको बताना है। ये गलत है। ठीक है। आर्टिकल चौथा और देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। चौथा तो सही है ही, देख लो। आर्टिकल 19(1) गारंटी राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरिंग एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड बिजनेस सब्जेक्ट रीजनल रेस्ट्रिक्शन अंडर 1960। ये तो ठीक ही होगा। ठीक है। क्या कह रहा है, आप प्रोफेशन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। देखो तीसरा यहाँ पर गलत है। क्या स्टेट भी आप पर लेजिस्लेशन के थ्रू इम्पोज कर सकता है। आप तीसरा देख लो कैसे, क्या है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, मतलब पार्लियामेंट भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन कर सकती है। देखो एग्जांपल के साथ बताया, स्टेट कैन मेक अ लॉ रेस्ट्रिक्ट फ्रीडम ऑफ असेंबली फॉर पब्लिक ऑर्डर अंडर सेक्शन 144। ये हट गया है अब सेक्शन, इसको 189 हो गया। एक बार मतलब आप रीचेक कर लेना। ठीक है। तो इस तरह से ये हमने डिस्कस किया। देखो पहला क्या स्टेटमेंट करेक्ट है, आपको बताया गया कि किस तरह से जो राइट्स हैं अंडर आर्टिकल 19 वो सिटीजन्स के लिए हैं, फॉरेनर्स के लिए नहीं है, और लीगल पर्सन कंपनीज के लिए नहीं है। एग्जाम्पल के साथ बताया गया, फॉरेनर्स इन इंडिया कैन नॉट क्लेम फ्रीडम ऑफ मूवमेंट और स्पीच। आर्टिकल 19 मतलब आपको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट और स्पीच की कोई गारंटी नहीं है, मगर आर्टिकल 19 के अंदर राइट टू लाइफ के अंदर आप बोल सकते हैं, मगर ऐसा नहीं है। ठीक है। आर्टिकल स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट क्यों है? राइट टू स्ट्राइक दिया ही नहीं है, तो मैंने आपको बता दिया। ऑल इंडियन बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा राइट टू स्ट्राइक इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। आप केस याद रख सकते हैं, आपको काम आएगा। आर्टिकल वो स्टेटमेंट 3 मैंने बता दिया इनकरेक्ट क्यों है। स्टेटमेंट 4 करेक्ट क्यों है कि प्रैक्टिस प्रोफेस कैरी कर सकते हो, ऑक्यूपेशन कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन तो हर चीज में ये भैया। ठीक है। तो ये हमने पूरा लेक्चर डिस्कस किया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और कोई भी सजेशन है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पर हमसे जुड़ सकते हैं। कहीं भी मैसेज कीजिए, आपको हेल्प की जाएगी। थैंक यू वेरी मच। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। जितनी ज्यादा रिवीजन उतनी करीब सक्सेस।